हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो का टॉपिक है करंट डेंसिटी, जिसको हम जे वेक्टर से डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हमें करंट डेंसिटी की क्यों ज़रूरत पड़ी। क्या नीड थी हमें करंट डेंसिटी की, क्यों हमें ड्राइव करनी पड़ी करंट डेंसिटी, जो एक फिजिकल क्वांटिटी है। हम जानते हैं कि जो एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। मतलब करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है और करंट की डायरेक्शन भी मैटर करती है। सो करंट के पास डायरेक्शन होते हुए भी वो एक प्योर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मतलब करंट को हम प्योर वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानते हैं, क्योंकि करंट जो है वो वेक्टर के एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करता है। इसलिए करंट एक प्योर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो प्योर वेक्टर क्वांटिटी तभी होती है जब उसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और वो वेक्टर के एडिशन रूल को भी फॉलो करे। बट करंट जो है वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए करंट एक प्योर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसीलिए हमें एक प्योर वेक्टर क्वांटिटी चाहिए थी, इसीलिए हमने करंट डेंसिटी को बनाया। तो करंट डेंसिटी एक प्योर वेक्टर क्वांटिटी है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब करंट की ही डायरेक्शन में एक प्योर वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको हम करंट डेंसिटी कहते हैं। अब देखिए, हम करंट डेंसिटी को डिफाइन कर लेते हैं। करंट डेंसिटी किसके इक्वल होती है? करंट पर यूनिट एरिया के। अगर हम उसको मैथमेटिकल लिखना चाहें तो जे किसके इक्वल लिखेंगे? आई बाय ए। लेकिन ए के नीचे छोटा सा परपेंडिकुलर लगा हुआ है, वो बताता है कि आपको जो एरिया लेना है वो उस सरफेस का लेना है जो परपेंडिकुलर होगी करंट की डायरेक्शन के। मीन्स जे इक्वल टू आई बाय ए है, लेकिन जो एरिया है उस सरफेस का है जो परपेंडिकुलर होगी करंट की डायरेक्शन के। मतलब एरिया जो परपेंडिकुलर है करंट की डायरेक्शन के, वो वाला लेना है। सो हम कह सकते हैं कि करंट डेंसिटी किसके इक्वल होगी? करंट पर यूनिट एरिया के। अगर हम इसकी एसआई यूनिट लिखना चाहें तो एसआई यूनिट क्या होगी? करंट की तो एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट होती है। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो किसके इक्वल होगा? करंट का तो ए होता है, एरिया का एल स्क्वायर होता है। एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एल की पावर -2 हो जाएगी। तो करंट डेंसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो एल की पावर -2 इंटू में ए के बराबर होगा। अब देखिए, यहाँ पे जो हम एरिया लेते हैं उस सरफेस का लेते हैं जो सरफेस परपेंडिकुलर होगी करंट की डायरेक्शन के। मतलब हम वो एरिया लेंगे जो परपेंडिकुलर होगा करंट की डायरेक्शन के। सो इसको हम कुछ सिंप्लीफाई या फिर इजी कर लेते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी सरफेस का जो एरिया होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसको हम एरिया वेक्टर कहते हैं। और एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के या फिर एरिया के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ऑलवेज क्या होता है? एरिया के या फिर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो एरिया के इक्वल होता है। मतलब उस सरफेस का जो एरिया होगा, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही होगा। और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो एरिया की या फिर सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। सो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उस सरफेस का एरिया वेक्टर निकाल लेंगे। और एरिया वेक्टर निकालने के बाद ये देख लेंगे कि वो एरिया वेक्टर उस करंट की डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, या फिर वो उसके अलोंग ही है क्या। मतलब एरिया वेक्टर करंट की डायरेक्शन के अलोंग भी हो सकता है, उसके साथ कुछ एंगल बनाता हुआ भी हो सकता है। अगर हम बात करें कि अगर कोई भी वेक्टर है, मान लेते हैं ए वेक्टर है, वो किसी डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो हम उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना सकते हैं। मतलब जिस डायरेक्शन के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है उसके साथ तो कोस वाला कंपोनेंट आ जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? साइन वाला। मतलब इस वेक्टर के हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। लेकिन जिसके साथ थीटा एंगल बना हुआ है उसके साथ आएगा ए कोस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या आएगा? ए साइन थीटा। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? ए है। मतलब यहाँ पे जो ए है ना वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो
जिसके साथ एंगल बना हुआ है उसके साथ जाएगा ए कोस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या जाएगा, ए साइन थीटा। सो अगर एरिया वेक्टर जो हमने किसी भी सरफेस का निकाला है, अगर वो करंट की डायरेक्शन में होगा, तब तो हमें कुछ नहीं करना, करंट को उस एरिया से हम डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो सरफेस करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी उसका एरिया वेक्टर करंट की डायरेक्शन में ही आएगा। मतलब जिस सरफेस का एरिया वेक्टर करंट की डायरेक्शन में आएगा, वो सरफेस करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी, और ऐसा होगा तो हम करंट को उस सरफेस के एरिया से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर वो एरिया वेक्टर, मतलब किसी सरफेस का एरिया वेक्टर करंट की डायरेक्शन में ना आए, तब हमें उस एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना है जो करंट की डायरेक्शन में होगा। मतलब हम उस एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट बना लेंगे, उसमें से वो कंपोनेंट लेना होता है जो करंट की डायरेक्शन में होता है। मतलब इजी लैंग्वेज में कहें कि हम क्या करेंगे, उस सरफेस का एरिया वेक्टर निकालेंगे। अगर उस सरफेस का एरिया वेक्टर करंट की डायरेक्शन में ही है, तो करंट को डायरेक्ट उस एरिया से डिवाइड कर देंगे। अगर उसका एरिया वेक्टर करंट की डायरेक्शन में नहीं है, तो हम करंट की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट लेंगे उस एरिया वेक्टर का। और एरिया वेक्टर जो होता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एरिया के इक्वल होता है उस सरफेस के। देखिए फर्स्ट केस में क्या है कि ये कोई सरफेस दी गई है जिसका एरिया कितना है, ए है, और उसमें से आई करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो इसको अगर हम ऐसे समझते हैं कि ये आपको कोई सरफेस गिवन है, उसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। सो अगर हम इसका एरिया वेक्टर निकालेंगे, तो इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा। और एरिया वेक्टर करंट की ही डायरेक्शन में है, सो इसका जो करंट डेंसिटी होगा वो किसके बराबर होगा, करंट बटे में एरिया। और एरिया किसका ले लेंगे, इस सरफेस का ले लेंगे, जो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। तो इसकी करंट डेंसिटी क्या आएगी, आई बाय ए। अब देखिए, अगर आपको सरफेस ऐसे गिवन हो जिसका एरिया वेक्टर निकालने पे करंट की डायरेक्शन में ना आए, मतलब ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा जो आपने ड्रॉ कर दिया, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर करंट की डायरेक्शन में नहीं है, कुछ एंगल बना रहा है, मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है। तो हम एरिया वेक्टर जब करंट की डायरेक्शन में नहीं होता है, तो एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट लेते हैं जो करंट की डायरेक्शन में होता है। तो करंट की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या आएगा, ए कोस थीटा आएगा, क्योंकि ये एरिया वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड वही होगा जो इस सरफेस का एरिया है, और इस सरफेस का एरिया कितना है, ए है। तो हम कह सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन में जो एरिया वेक्टर का कंपोनेंट है वो ए कोस थीटा है। सो जे क्या लिखा जाएगा, करंट तो आई है, और एरिया वेक्टर का कंपोनेंट क्या है करंट की डायरेक्शन में, ए कोस थीटा। तो करंट डेंसिटी क्या आएगी, आई बाय ए कोस थीटा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू जे ए कोस थीटा। तो ये तो आपकी डॉट प्रोडक्ट की तरह हो गया, दो वेक्टर की, जे वेक्टर और एरिया वेक्टर। तो आई को हम क्या लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर की। सो हम कह सकते हैं कि करंट जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का, और करंट डेंसिटी किसके अलोंग होती है, करंट के अलोंग होती है। सो अगर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर ये है, और जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में जे वेक्टर है। जे वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, आई के बराबर होगा। अब देखिए, अगर सरफेस आपको ऐसे गिवन हो जिसका एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होगा और वो इस डायरेक्शन में आएगा, और वो करंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका कंपोनेंट करंट की डायरेक्शन में कितना आएगा, ए कोस थीटा। जो यहाँ पे दिखाया गया है कि ए वेक्टर के आप एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाओगे, ए कोस थीटा और ए साइन थीटा। हमें कौन सा कंपोनेंट लेना होता है, जो करंट की डायरेक्शन में होता है। सो हम ए कोस थीटा वाला कंपोनेंट लेंगे। तो जे किसके बराबर आएगा, आई बटे में ए कोस थीटा।
सो हम समझ गए कि करंट डेंसिटी किसके इक्वल होती है, करंट पर यूनिट एरिया के। और एरिया कौन सा लेना होता है, उस सरफेस का लेना होता है जो परपेंडिकुलर होती है करंट की डायरेक्शन के। या फिर उस सरफेस का एरिया वेक्टर निकालो, अगर वो एरिया वेक्टर करंट के अलोंग ही है तो डायरेक्ट ए से ही डिवाइड कर दो, अगर वो करंट के साथ कुछ एंगल बना रहा है तो ए कोस थीटा से डिवाइड कर दो। अब देखिए, हम जानते हैं कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होती है, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये क्या होती है, रिलेशन होती है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। अगर हम इस ए जो एरिया है उसको नीचे ले आए करंट के, तो आई बाय ए हो जाएगा, किसके इक्वल आएगा, एन ई वी डी। और करंट पर यूनिट एरिया तो क्या होता है, करंट डेंसिटी। सो जे किसके इक्वल आएगा, एन ई वी डी। ये क्या है, रिलेशन है करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। अगर हम इसका वेक्टर रूप लिखना चाहे, मतलब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे, तो जे वेक्टर किसके बराबर होगा, माइनस एन ई वी डी वेक्टर। मतलब ये माइनस साइन यहाँ पे ये बताता है कि जिस डायरेक्शन में करंट होगा या फिर जिस डायरेक्शन में करंट डेंसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की उसके अपोजिट होगी। मतलब जे वेक्टर और वी डी वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब जिस डायरेक्शन में करंट होता है उस डायरेक्शन में तो करंट डेंसिटी होगी, और इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है करंट की डायरेक्शन के या करंट डेंसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो माइनस साइन जस्ट आपको यही बताता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो अपोजिट होती है करंट डेंसिटी के या फिर करंट के, और यही हम जानते हैं। अब देखिए, आपको तीन कंडक्टिंग वायर गिवन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और इन तीनों में से करंट जो है वो सेम फ्लो कर रहा है, मतलब सेम अमाउंट का करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। लेकिन इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो डिफरेंट है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3a है। सो इसकी जो करंट डेंसिटी होगी उसको हम J1 से लिख देते हैं। J1 किसके बराबर आएगी, I बाय ए। इसकी करंट डेंसिटी को हम J2 से लिख देते हैं, जो किसके बराबर आएगी, I बाय 2a। इसकी करंट डेंसिटी को हम J3 से लिख देते हैं, जो किसके बराबर आएगी, I बटे में 3a। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो J1 है वो सबसे ज्यादा होगा, J2 उससे कम होगा और J3 उससे कम होगा। तो J1 ज्यादा होगा J2 से, J2 ज्यादा होगी J3 से। और ये ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि करंट क्या है, सेम है, सेम करंट है तो करंट डेंसिटी किसके इनवर्सली होती है, एरिया के। एरिया कम होगा तो करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। इसका एरिया कम था तो करंट डेंसिटी इसकी ज्यादा हुई, इसका एरिया बढ़ गया तो करंट डेंसिटी कम हो गई, इसका एरिया और ज्यादा हो गया तो करंट डेंसिटी और भी कम हो गई। सो हम कह सकते हैं कि करंट डेंसिटी फर्स्ट की ज्यादा होगी सेकंड से, सेकंड की ज्यादा होगी थर्ड से। लेकिन यहाँ पे जो कंडक्टिंग वायर गिवन है उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह पे सेम है। मतलब लेंथ के अलोंग हम जब चलते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह पे ए है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह पे 2a है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह पे 3a है। इसीलिए आपने J1 को क्या लिखा, I बाय ए। मतलब इसकी करंट डेंसिटी हर जगह पे क्या होगी, J1 के इक्वल होगी। इसकी करंट डेंसिटी हर एक पॉइंट पे कितनी होगी, J2 के इक्वल होगी। इसकी करंट डेंसिटी हर एक पॉइंट पे J3 के इक्वल होगी। लेकिन अगर आपको कंडक्टिंग वायर ऐसी गिवन हो जिसके अंदर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाए लेंथ के अलोंग चलने से, मतलब जब हम इसके लेंथ के अलोंग चलते हैं तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम किसी भी दो पॉइंट पे बात कर लेते हैं, ए और बी दो पॉइंट ले लेते हैं। अगर हम ए और बी दो पॉइंट पर करंट की बात करें, करंट डेंसिटी की बात करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें कि कहाँ पे ज्यादा होगी, कम होगी या बराबर होगी, ये डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि बैटरी से जितना करंट निकलता है उतना ही वापिस आ जाता है। सो इस केस में हम कह सकते हैं कि ए पे और बी पे करंट तो क्या होगा, सेम होगा। बट हम जानते हैं कि करंट डेंसिटी जो होती है वो करंट पर यूनिट एरिया के इक्वल होती है। करंट जो है हर पॉइंट पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। करंट तो सेम है,
सो करंट डेंसिटी जो है वो किसके इनवर्सली आ जाएगी, एरिया के। मतलब करंट डेंसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां पे करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा वहां पे करंट डेंसिटी कम होगी। ए पॉइंट के ऊपर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो यहाँ पे करंट डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। बी पॉइंट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ए पे करंट डेंसिटी कम होगी और बी पे करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। और अगर हम बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तो हमें पता है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होती है, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। सो हम यहाँ से वी डी किसके इक्वल लिख सकते हैं, आई बटे में एन ई ए के बराबर लिख सकते हैं। करंट भी सेम है, एन जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल भी सेम है। ई क्या है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे। तो करंट एन और ई तीनों सेम है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इनवर्सली आ जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। सो हम कह सकते हैं कि ए के ऊपर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की वो कम होगी और बी पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। ए पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की ए पे कम होगी, और बी के ऊपर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की बी पे क्या होगी, ज्यादा होगी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए पे कम होगी, बी पे ज्यादा होगी। करंट डेंसिटी भी ए पे कम होगी और बी पे ज्यादा होगी, और करंट दोनों पे सेम रहेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट को हम यहां से भी समझ सकते हैं कि J किसके बराबर होता है, एन ई वी डी। अगर A पे J कम है तो VD भी क्या होगा, कम होगा। B पे J ज्यादा है तो VD भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट को हम J इक्वल टू एन ई वी डी से भी समझ सकते हैं और यहाँ से भी समझ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कंटेंट समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।